नमस्कार, मैं कुमार वरुण डीडी बिहार के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग लेखक की दुनिया कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ वरिष्ठ कथाकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अधिकारी व्यास मिश्र जी हैं। सर सबसे पहले इस कार्यक्रम में आपका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहुत धन्यवाद आपको। व्यास मिश्र जी लगातार साहित्य लेखन कर रहे हैं। अभी हाल में इनकी चर्चित उपन्यास है जो कि पूरे देश में जिसकी चर्चा हुई सबसे ज़्यादा, क्योंकि मध्य बिहार की पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ यह उपन्यास है, कौन तार से बिनीचे दरिया। इससे पूर्व भी व्यास जी की उपन्यास प्रकाशित हुए हैं, गहरे पानी पैठ और अगिन पाथर। और जहाँ तक गहरे पानी पैठ की बात की जाए तो गहरे पानी पैठ वैचारिक लेखों का संग्रह है, जिसमें शिक्षा को लेकर और खासकर वंचित जो समुदाय हैं उन समुदाय के शिक्षा को लेकर इन्होंने कई वैचारिक लेखों का यह संग्रह है। और अगिन पाथर समस्याओं को लेकर लिखा हुआ एक बेहतरीन उपन्यास है, बहुत संवेदनशील उपन्यास है। आज इन्हीं सभी विषयों पर विस्तृत बातचीत हम करेंगे व्यास मिश्र जी से। सबसे पहले सर, पुनः आपका इस कार्यक्रम में आपका स्वागत। मैं जानना चाहता हूं कि आपने कई वैचारिक लेखन भी किया, साहित्यिक लेखन, रचनात्मक लेखन भी किया। वह उसकी पूरी रचना प्रक्रिया क्या है जिसके साथ गुजरकर आपने वैचारिकता से सृजनात्मकता की ओर आप बढ़े, और आपके 2 उपन्यास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। धन्यवाद कुमार वरुण जी, और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत। दरअसल मैं प्रशासन से हूँ, जैसा अभी आपने कहा, और प्रशासन में रहने का एक फायदा ही होता है कि हम तमाम लोगों से मिलते हैं, तमाम परिस्थितियों से रूबरू होते हैं, देखते हैं, टूर करते हैं, घूमते हैं, गांव में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, मोहल्लों में जाते हैं। तो जब आप ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, और आपके अपने भी कुछ विचार होते हैं। जी जी जी। तो अपने विचार और अपना अनुभव संसार जब दूसरों का अनुभव संसार के साथ मिलता है, इंटरेक्शन करता है, जी जी, तो फिर नई नई बातें समझने का भी मौका मिलता है। तो जिस समय मैं बिहार शिक्षा परियोजना में था, उस समय पूरा बिहार एक था। मैं 1996 से लेकर बिहार बंटवारे तक मैं वहाँ था। जी जी। इसके बाद मैं भारत सरकार में चला गया था। तो मुझे बिहार के सुदूर इलाके में, जो कहा जाए कि जहाँ जहाँ बिहार शिक्षा परियोजना का काम था, जी जी, यानी आज की तारीख में जो बिहार है उसके सुदूरवर्ती जो कुछ जिले थे, जिसको हम पूर्णिया कह सकते हैं या बेतिया कह सकते हैं, वहाँ से लेके चाईबासा जो पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम का इलाका है, या खूंटी रांची के पूरे इलाके, जी जी, चतरा के जंगलों में, वहाँ जाने का मौका मिला। और मैंने पाया कि जो अभिवंचित वर्ग हैं, जो जिसको हम कहते हैं डिसएडवांटेज सेक्शन अंग्रेजी में, जी जी जी, और जो प्रथम पीढ़ी के पढ़ाकू कह सकते हैं आप, तो पहली पीढ़ी के फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स कहते हैं, तो उनको स्कूलों में लाने की बड़ी समस्या थी। एक तो स्कूल में अपनी समस्याएं थी, दूसरे उनको लाने की समस्या थी, जिसको हम इनरोलमेंट कहते हैं। और स्कूल में रहेंगे तो रिटेंशन कहते हैं, और पढ़ाई बढ़िया होगी तो उसको क्वालिटी कहते हैं। ये तीनों समस्याएं दिखलाई पड़ती थी। और आपको ज्ञात है कि वंचितों की शिक्षा पे काफ़ी लैटिन अमेरिकी देशों में भी काम हुआ है। तो उन किताबों को भी देखने पढ़ने का मौका मिला था। तो जो चीज़ें दिखाई दे रही थी, उन चीज़ों के आधार पर कुछ वैचारिक मन में चीज़ें पैदा हुई। और शुरुआत में लगभग वैचारिकता के साथ ही लेखन की शुरुआत भी होती है सामान्य तौर पर, क्योंकि जो चीज़ दिखलाई पड़ रही थी तो आपके अंदर एक उद्वेलन की भावना पैदा कर रही थी, और आप इस स्थिति में थे कि जो चीज़ें दिख रही हैं उसको बदल सकते थे। तो इसलिए वो लेखन के रूप में आया और फिर काम के रूप में भी आया। लेकिन वो वैचारिकता से सृजनात्मक लेखन की तरफ की जो यात्रा है, उस यात्रा को आप किस रूप में देखते हैं? ये कहा जा सकता है कि विद्यार्थी जीवन से ही मैं काफ़ी साहित्य पढ़ता रहता था। खास करके मैं रशियन नॉवेल्स, गोर्की वगैरह से, या तलस्ताय वगैरह से, तुर्गनेव वगैरह से मैं काफ़ी, या लूशुन वगैरह से, जो चाइना के बहुत बड़े लेखक रहे हैं, या जो अंग्रेजी के टॉमस हार्डी या अन्य जो बहुत बड़े लेखक रहे हैं, उनसे, उनके उपन्यास भी मैं काफ़ी पढ़ता था। भारतवर्ष में भी प्रेमचंद को, अज्ञेय को। तो पढ़ने का जब रुझान था तो कुछ लिखने का रुझान था विद्यार्थी जीवन, स्वाभाविक तौर पे। लेकिन जब प्रशासन में आ गए तो प्रशासनिक व्यस्तताएं इतनी हो जाती हैं कि आप पूर्णकालिक लेखन नहीं कर सकते।
लेकिन जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं जमा हो रही हैं दिमाग में, स्टोर हो रही हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो अगिन पाथर वाली पूरी बात है, जी आपने कही दिया कि जब बाबरी मस्जिद और ये जो राम जन्मभूमि का विवाद चल रहा था, जी जी तो उस विवाद को मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसको वहाँ डिप्टी कमिश्नर कहते, धनबाद में मैं था, तो जी। मैं देख रहा था, मेरे आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था। तो जब सब कुछ हो रहा था तो आपको एक मटेरियल मिल रहा है, और मटेरियल मिल रहा है तो उसको फिर रचनात्मक ढंग से उसको फिक्शन के रूप में देने का लेकिन उसमें होता है। एक तो यथार्थ है, जो घटनाएं घटित हो रही थी वो यथार्थ है, और उसको रचनात्मकता के रूप में प्रस्तुत करना भी एक चुनौती मैं है। कहूँगा कि फिक्शनलाइज उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब जी जी लेखक के रूप में, और आप स्वयं हिंदी पढ़ाते हैं, जी जी हम कोई चीज़ देखते हैं तो हूबहू उतारेंगे तो साबुन के, मैंने उसमें लिखा हुआ है, मैंने पत्रकारिता के सेंस में लिखा है, मैं उसमें एक पत्र, मेरा पत्रकार है, कि जो पत्रकार लिखता है, जी उस जी समय अखबार आते थे, उस समय ये सब नहीं जी था जी नहीं। जैसे साबुन के रैपर पर लिखा रहता है कुछ चेतावनी टाइप, या जी सिगरेट के रैपर पर, उसका काम नहीं है। यानी दूसरे शब्दों में जो हम देख रहे हैं जी उसको फोटोग्राफ देना साहित्य में काम नहीं है, उसको फिक्सलाइज किया जाता है। जी मनुष्य के अंदर की जो भावनाएं हो सकती हैं, कई तरह की भावनाएं हो सकती हैं, उन भावनाओं को जब जब आप अभिव्यक्त करते हैं तो वो निश्चित तौर से रचनात्मक ही होना चाहिए। यानी कि हमने यह देखा, एक कीड़ा रेंग रहा था, हमने लिख दिया कीड़ा रेंग रहा था, तो उससे तो बात बनती नहीं। तो इस कारण से, चूंकि अब मैंने जैसा कहा मेरी साहित्यिक पृष्ठभूमि थी जी पढ़ने का, क्योंकि लेखक को बिना पढ़े लिखना बहुत मुश्किल लिखना है। बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात आपने बहुत गंभीर बातचीत की, बहुत सामान्य तरीके से, कि आपने जिन लेखकों को पढ़ा, जो नाम अभी आपने गिनाया, टॉमस हार्डी की चर्चा की, रूसो की चर्चा की, लगभग जब मैं उन लेखकों की रचनाओं से गुजर रहा हूँ, मैं अभी गुजर रहा हूँ, मैं पहले से बात नहीं कर रहा हूँ, और आपकी जो रचनात्मक प्रतिभा को मैं देख रहा हूँ, और जो कौन तार से बिनीचे दरिया में आपने जिस तरीके से इस रचनात्मकता आप इस पूरे मध्य बिहार के जो घटनाएं थी उसको आपने दी, तो कहीं ना कहीं आप प्रेमचंद को अभी आप पढ़ रहे हैं, तो ग्रामीण पृष्ठभूमि, टॉमस हार्डी के यहाँ भी वो पृष्ठभूमि है, रूसो के यहाँ भी वो पृष्ठभूमि है, उसको आपने कैसे यहाँ लाया अपनी रचनात्मकता में? क्योंकि एक बात और, खासकर जब कौन तार से बिनीचे दरिया की मैं बात करूं, तो आपका जो नायक है डॉक्टर अमीय, और गोदान पे फिर से हम वहीं अटक जाते हैं, होरी, दुखांत एक तरीके से वहाँ वो घटनाक्रम होती है, क्योंकि नायक ने कुछ जो बदलाव समाज में चाहिए, वो बदलाव में वो वह रूप नहीं आ पाता है, और नायक का भी क्षरण होता है, वो मर जाता है, और होरी का जिस रूप में खत्म हो जाते हैं, दोनों में एक सामान्यता भी देखने को मिल रही होती है। दरअसल मुझे बेनिफिट ये रहा जी कि जिस पृष्ठभूमि को लेकर के कौन तार से बिनीचे दरिया लिखा गया है, जी जी उस पृष्ठभूमि का मैं प्रत्यक्षदर्शी भी रहा हूँ प्रशासन में रहने की वजह से। जी 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 1985 में मुझे कुछ समय तक के लिए सरकार ने वहाँ का अनुमंडल पदाधिकारी बनाया था। जी जी तो निश्चित तौर से हम उस पूरे क्षेत्र को देख रहे थे, इंटरेक्ट कर रहे थे, उसकी चुनौतियों का सामना कर रहे थे, मुकाबला कर रहे थे। जी जी तो बहुत सारी चीज़ें गहराई में दिखाई पड़ रही थी। जी और जिस नायक अमीय की बात हम करें, डॉक्टर अमीय की, जी जी तो जो असली व्यक्ति हैं उनसे बाद में, बहुत बाद में आकर के मेरी अपनी मित्रता भी हुई, एक तरह से पारिवारिक संबंध भी बाद जी में जी विकसित हुआ। डॉक्टर विजयन विनयन डॉक्टर की बात। विनयन उनका नाम जी था, जी जबकि वो नक्सल मूवमेंट में थे, लेकिन जब मूवमेंट में थे तो हम लोग तो उनको ढूंढा करते थे। जी जी लेकिन जब मैं पटना में आ गया और बाद में वो भी जेल वगैरह से निकल गए, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने पाया कि तो अलग तरह के लोग हैं, इस तरह के लोग पैदा नहीं होते। तो एक तो प्रशासन में रहने की वजह से उन चीज़ों को गहराई से, गांव में जाना, समस्याओं से रूबरू होना, चुनौतियों का मुकाबला करना, जी जी रोते गाते लोगों को देखना, कई तरह के लोगों को देखना होता था। जैसे उन दिनों 85 के आसपास के, अगर मैं मध्य बिहार की बात करूं, जी तो जैसे गया में मेरा प्रशिक्षण हुआ था, तो जी मैं जी गया के भी देहाती क्षेत्रों से परिचित हूँ। जहानाबाद में मैंने कुछ समय काम किया, गया में तो मैं ज़्यादा समय रहा, जी साल भर। सड़कें नहीं थी, तो हम लोग को पैदल जाना पड़ता था बहुत दूर दूर। जी और वैसी दशा में आप गांव से होकर गुजरते हैं, गांव के झोपड़ियों को देखते हैं, और बड़े बड़े मकान कम थे, लेकिन ऐसे मकान भी थे, तो उनको भी आप देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। अब वहाँ के सामाजिक जो बुनावट है उसको जी देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जब आप बात करते हैं लोगों से तो ज्ञात हो जाता है कि उनका अपना चरित्र किस प्रकार का है, उस समाज का चरित्र किस प्रकार का। तो एक तो कह सकते हैं कि मुझे एक फर्स्ट हैंड नॉलेज उस क्षेत्र का रहा,
समझने का, देखने का। और दूसरा रहा कि मैंने उसके बारे में काफ़ी सामग्री इकट्ठा की। लेकिन फिर से मैं आपको रोकना चाहता हूँ, आपकी फिर एक बातें मुझे बहुत नज़दीक खींच रही कि आप इसमें एक रचनात्मकता आप लाए और उपन्यास लिखा, उसको वैचारिक लेखन के तौर पर भी तो आप लिख सकते थे, लेकिन वह वैचारिकता रचनात्मक रूप से क्यों आपके पास ये बातें? क्योंकि जो कुछ उसमें है वो मूलतः शुरू होता है जयप्रकाश जी का आंदोलन से। जी और इसलिए देखेंगे जब मैं जयप्रकाश जी के आंदोलन में अपने नायक की भूमिका की चर्चा कर रहा हूँ जी तो उस समय का की वैचारिकी का भी मैं जिक्र कर रहा हूँ। जी 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 क्योंकि वह विचारों पर आधारित था, संपूर्ण क्रांति, लेकिन उसका असर गांव में किस रूप में देखा जा रहा था। जैसे कोई भी जो विचारवान व्यक्ति है, जी अगर कोई शब्द बोलता है, जार्गन बोलता है कह सकते हैं, तो उसे एकेडमिक ढंग से दूसरा को समझा जा सकता है, लेकिन आम आदमी उसे किस रूप में ले रहा है वो अलग तरीके से, उसका परसेप्शन अलग होता है। जी जी तो मैं देख रहा था कि उसका जो परसेप्शन है वो गांव में किस रूप में रूपायित हो रहा है, किस रूप में वो दिखाई दे रहा है, किस रूप में लोग समझ रहे हैं। और वहाँ से शुरू करके जब ये जिसको हम नक्सल मूवमेंट कहेंगे या जिसको एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट कहेंगे, वो मूवमेंट वहाँ पे अपने चरम स्थिति में था। जनसंघर्ष भी थे। अब जनसंघर्ष और जो नक्सल मूवमेंट के बीच के अंतर्द्वंद्व थे वो सभी नहीं समझ सकते थे क्या अंतर्द्वंद्व था, वो दिखाई दे रहा था। और ये भी दिखाई दे रहा था कि जो हथियारों पर विश्वास करने वाले लोग थे जी उनका मोहभंग भी दिखलाई दे रहा था। एक तरीके से अभी कहा जा सकता है कि जो रचनात्मकता है वो अंतर्विरोध से उभरती है। हाँ, चूंकि दिखाई समाज में जो चीजें आप देखते हैं तो समाज में तो अंतर्विरोध दिखाई पड़ेंगे। जी जी वर्गों के बीच के अंतर्विरोध होंगे, जातियों के बीच के अंतर्विरोध होंगे, प्रशासन और जनता के बीच के अंतर्विरोध होंगे। आपके चरित्र में भी अमिये का जो आपने चरित्र चित्रण किया वो गढ़ा, वहाँ भी अंतर्विरोध है क्या? क्योंकि एक तरफ वो विवेकानंद के साथ और गांधी के साथ और संपूर्ण क्रांति के लिए उन्हें बुलाया जाता है, जेपी की तरफ भी आकर्षण है, तो यह भी तो एक तरह का अंतर्विरोध है। वो साधु वेश में वो आते हैं और जमीन पर बैठ जाते हैं, वो एक अलग तरह का एक कैरेक्टर आपने कोशिश रचने की है। देखिए बिहार में वे अकेले इस तरह के चरित्र आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती की याद कीजिए। जरूर जरूर। स्वामी जी सन्यासी थे जी और वो दंडी स्वामी थे। जी जी और वे तो किसी और का बना हुआ खाना भी नहीं खाते थे जी, लेकिन वे क्रांतिकारी थे। बिहार और बिहार के बाहर उनको हमें किसान क्रांतिकारी के रूप में देखते हैं। जरूर। और बाकायदा उन्होंने मेहनत किया, इकट्ठा किया किसानों को और हर जाति के किसानों को जी और जो व्यवस्था थी जमींदारी व्यवस्था उसे लड़े। 1936 में जी उनके सदारत में किसान सभा ने फैसला किया कि जमींदारी एबॉलिशन होना चाहिए, जबकि उसके पहले वो जमींदारी एबॉलिशन के पक्ष में नहीं थे। तो लगता था कि हम सुधार लेंगे और चीजें ठीक हो जाएंगी। तो हमने जिस नायक को गढ़ा है, एक्चुअली एक वैचारिक यात्रा शुरू होती है जी। और हम सभी जो यहाँ पे बैठे भी हैं, आप और हम बैठे हैं जी, हम आज से 10 साल पहले जिस तरह के विचारों को करते रहे होंगे जी, हमने बहुत कुछ सीखा होगा, अनुभव से सीखा होगा। तो मनुष्य, मेरा मानना है कि एक वैचारिक यात्रा से गुजरता है। थोड़ा सा भी संवेदनशील इंसान होगा तो एक वैचारिक यात्रा से गुजरता है। जैसे वाल्मीकि डाकू थे जी, लेकिन एक वैचारिक यात्रा से गुजरते हुए वो कहाँ से कहाँ पहुंचे। बुद्ध तो निश्चित तौर से एक राजा थे लेकिन राजपुत्र होने के बावजूद, प्रिंस होने के बावजूद वो किस प्रकार से चीजों को देखा उन्होंने। तो एक वैचारिक यात्रा से जब कोई नायक हमारा गुजरेगा और जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा होगा तो उसके अंतर्विरोधों से प्रभावित होगा। मेरी चिंता ये थी कि ऐसा नहीं हो कि मैं इस नायक में इतना नायकत्व थोप दूं कि वो असली मनुष्य नहीं रह करके, हाड़ मांस का मनुष्य न रह करके वो लोहे का मनुष्य हो जाए। तो जो फिक्शन की मैंने बात कही, अब जैसे जिस व्यक्ति को मैं आधार बना के चल रहा था, उन्होंने शादी नहीं की थी, उन्होंने परिवार छोड़ दिया था। लेकिन उनको मैंने परिवार से जोड़ने की भी कोशिश की, जो हाड़ मांस के व्यक्ति हैं, वो प्रेम से भी जोड़ने की कोशिश। माता जी के जो पत्र व्यवहार उनके साथ बड़ा मतलब संवेदनशील, मैंने प्रेम से भी जोड़ने की कोशिश की, जबकि मैं जानता हूँ उनके जीवन में हो सकता है कि वो प्रेम। सहजानंद स्वामी सरस्वती, उनकी शादी बहुत पहले हो गई थी, पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन जीवन में प्रेम रहता है, अनुराग रहता है, सब कुछ रहता है। तो वह तो मुझे पता नहीं था, लेकिन उसको जोड़ने की कोशिश की ताकि हाड़ मांस का ही व्यक्ति रहे। और हाड़ मांस की बजाय अगर हम बिल्कुल बना देंगे कि साहब ये तो लोहे के बने हुए, तो ऐसा होता नहीं। या ईश्वरत्व का उसमें गुण थोपने की कोशिश की जाए तो मुश्किल होगा। लगता है कि मुझे भी कोई गुरेज नहीं है इस उपन्यास की चर्चा करते हुए और यह कहते हुए
कि यह उपन्यास लगभग जेपी आंदोलन से लेकर 2000 के आसपास तक मध्य बिहार के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक घटनाक्रम का ऐतिहासिक दस्तावेज है। मुझे ऐसा लगता है इस उपन्यास से गुजरते हुए। एक बात और कि इस उपन्यास में आपने कई संदर्भ लिए हैं, जहाँ पुराण के संदर्भ हैं, उपनिषद से संदर्भ है, यहाँ की आपने राम की शक्ति पूजा की भी चर्चा की है वो अपने पत्रकार के माध्यम से, गीता की भी चर्चा है, कबीर की तो चर्चा है ही। इसके पीछे क्या मनोवृत्ति रही है, ऐसा क्यों आपने किया? कि देखिए, जो डॉक्टर अमी का जो पात्र हमने जी से गढ़ा है, तो वो हिमालय से में संन्यास की दीक्षा लेने के बाद जी और आर्य समाज की पृष्ठभूमि से जयप्रकाश जी के बुलाने पर वो बिहार पे आता है। जी मध्य बिहार का काम होता है। जी हम सभी जानते हैं कि यदि कोई सन्यासी के वेशभूषा में हमारे सामने आ जाए तो हम सभी उनके प्रति थोड़ा श्रद्धा भाव, वो ट्रेन वाली वो जो घटना की चर्चा आपने की, उसमें उस श्रद्धा भाव से लोगों ने, और ये आशा करते हैं कि यह व्यक्ति शास्त्रों का जानकार होगा, जी उपनिषदों को जानता होगा, यह जो है सो वेद को जानता होगा। तो इस कारण से हमने उन श्लोकों का उच्चारण उनके मुखारविंदों से करवाया, क्योंकि लोग ये उनको सन्यासी के रूप में देख रहे हैं। जी वो तो बाद में उनका कायांतरित होता है। जी लेकिन शुरू में देखते हैं, लोग देखते ही समाज में, अचानक थोड़े मान लेंगे कि कुमार वरुण के रूप में आप हिंदी विभाग में पढ़ाते हैं तो आपको शिक्षक के रूप में छात्र देखेगा। जरूर। तो इस प्रकार से उनको सन्यासी रूप में देखेगा, और इसमें उनके माध्यम से बहुत सारे उदाहरणों का जिक्र आता है, लोगों को समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी क्योंकि हमारे जो बहुत सारा जो वांग्मय है, जो मनीषा जिसको हम कहते हैं, खास करके उपन्यासों उपनिषदों में जी, तो बिल्कुल सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा पे चलता है जी। तो इसलिए हम उनके माध्यम से कराते हैं। राम की शक्ति पूजा की बात ये आ गई कि इमरजेंसी का जिक्र है। हाँ। और मुझे ये भी कह देने दीजिए, जो मैं बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, इमरजेंसी मुझ पर खुद का DIR का वारंट था। मैं जब यूनिवर्सिटी में था जी और मैंने पात्र वहाँ से दूसरे लिए हैं, लेकिन वो हो सकता है मुझ पर घटित घटनाएं हों कि उन दिनों क्या था कि यदि आप यूनिवर्सिटी, अगर आप इलाहाबाद को नहीं जानते होंगे, बैंक रोड करके, जी सर मैं जान रहा हूँ अच्छे से, तो जहाँ प्रोफेसर के क्वार्टर्स हैं, जिसका जिक्र मैंने किया फिराक गोरखपुरी साहब का, तो 2 सिपाही घूम रहा, वहाँ पर सिपाही जो घूमता था वो राइफल लेके घूमता था, वहाँ सिस्टम है जी। तो अगर आप जोर से किसी चीज पे बहस करते हुए आ रहे हैं तो सिपाही बोलता था, क्या बात कर रहे हैं आप लोग, क्यों बात कर रहे हैं आप लोग, ये स्थिति थी जी। और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले लोग तो स्वाभाविक है, सिपाही डांटेगा तो डरेंगे, स्वाभाविक। और थाना की अगर जीप जा रही हो और अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो आपको उठाकर को कर्नलगंज थाने में ले जा सकते थे। जरूर। मुझे गिरफ्तार करने के लिए मेरे हॉस्टल पे छापा पड़ा था, तो मैं तो उन चीजों का भुगतान ही रहा हूँ, देख रहा हूँ चीजों को जी। तो ऐसी दशा में अब अगर कोई बहस कर रहा होगा और साहित्य का विद्यार्थी होगा तो राम की शक्ति पूजा में जो शब्द दिए हुए हैं जी। उन शब्दों को बोलेगा तो सिपाही सामान्य, इसलिए मैंने उसमें कहा कि देखो राम की शक्ति पूजा का वर्णन करके जो थाने में ले जा गया जी। तुम गोरखपुर यूनिवर्सिटी वाले क्या जानोगे, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले अपने को थोड़ा मानते हैं कि हम तो ज्यादा जानकार जी। और बाकी वाले नहीं जानते, यूनिवर्सिटीज में चलता है। तो इसलिए हमने उसका जिक्र किया कि देखिए, तो राम की शक्ति पूजा की हम लोग बात करते आ रहे थे, समझा हम उस समय के सत्ता के विरोध में बात करते हुए, तो वो उसके माध्यम से दिखाने का मकसद ये था कि इमरजेंसी में दरअसल जो लॉ इन्फोर्समेंट था जी। उसका बड़ा आतंक था जी। और उस आतंक को हमने स्वयं जिया है। अब अलग बात है कि हम स्वयं प्रशासन में चले गए, तो मैं नहीं जानता कि वो आतंक हमने भी विद्यमान कराया या नहीं कराया, लेकिन अगर आप भुक्तभोगी की नजर से देखते हैं तो वह होगा, वो यथार्थ है जिसको पात्रों के माध्यम से आप दिखलाते हैं। डॉक्टर अमीय का देहावसान हो जाता है और देहावसान के बाद एक शोक सभा का आयोजन होता है। किरण आती है, बोलना चाहती है, कहती है कि शोक सभा को संकल्प सभा में परिवर्तन के पीछे के उद्देश्य क्या है। सामान्य तौर पर भारतीय परंपरा में और आज भी हम लोग शोक सभा ही मनाते हैं, वो संकल्प सभा नहीं है। लेकिन आपने संकल्प सभा देकर इस उपन्यास में एक नई तरह की वैचारिकी डालने की कोशिश की है। वह वैचारिकी बहुत मजबूती से खड़ा होता है। चूंकि जो हमारे नायक का जो पृष्ठभूमि है जी वो सन्यासी से शुरू हुआ जी, और वे नक्सल मूवमेंट में थे जी, तो निश्चित तौर से माओ से तुंग से प्रभावित होंगे। हाँ,
माओ सेतुंग ने अपने लेखों में कई जगह कहा है, जब उनके कॉमरेड्स मारे जाते थे कुओमिंतान के हाथों या जापानीज के हाथों, तो उनका एक बड़ा फेमस शब्द है कि शोक को शक्ति में बदल दो, टर्न द सॉरो इनटू पावर, इन स्ट्रेंथ। तो इस कारण से ये शब्द मेरे दिमाग में पहले से था। कौन था इस था। जी जी जी। और जो उसमें किरण है तो वो तो फिक्शनलाइज करेक्टर है एकदम, जो उनसे प्रेम करती है, यू नो। तो वो बहुत सारे लोगों को भ्रम हो जाता है कि उनके जीवन में प्रेम था, नहीं था, लेकिन हमने गढ़ा है उसको और दिखलाया कि किरण का अपना विकास कैसे हुआ। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लेफ्ट मूवमेंट से जुड़े हुए। जी जी जी। तो अगर लेफ्ट मूवमेंट से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति होगा तो वो क्या कहेगा ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका अपना पृष्ठभूमि एक्सट्रीम मूवमेंट रहा उस तरह का। तो इसीलिए हमने उस शब्द को तो मुझे लगता है कि दोनों जो कथा के नायक और कथा की नायिका के तौर पर यदि हम ले किरण को, यदि रख कर देखें तो उस कथा में एक नायिका के फॉर्म में, तो दोनों अपने विचार को पुष्ट करते हैं इन शोक सभा से संकल्प सभा की एक तरह की यात्रा है। और एक बात और है, इस उपन्यास का शीर्षक मुझे बहुत आकर्षित करता है, कौन तार से बिनी चदरिया है। और कबीर का ये दोहा सबसे ज्यादा हमारे आसपास हमारे जीवन को हमने महसूस किया है। इस शीर्षक देने के पीछे आपका मंतव्य क्या रहा है? क्योंकि जो मुख्य पात्र जो मैंने गढ़ा था, जी जी, वो मुख्य पात्र अब देखेंगे कि अपनी पढ़ाई में एमबीबीएस की पढ़ाई छोड़ करके पहाड़ पर चला जाता है, ईश्वर की तलाश करता है, सन्यासी बन जाता है, रूसो की तरह। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं। जी जी। और फिर वहां से वो उसका मोह भंग हो जाता है, उसको लगता है कि ईश्वर पहाड़ों में ढूंढने से नहीं मिलेंगे। आज की तारीख में हम उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं। जी जी जी। तो उस देवभूमि में उसको ईश्वर के दर्शन नहीं होते। जी जी। तो उसे लगता है कि ईश्वर कहाँ मिलेगा, तो वो सोचता है कि ईश्वर की खोजना बेकार हो, तो किसान मजदूर के श्रम में मिलता है, हो सकता है ईश्वर मिलता हो। जब जयप्रकाश जी बुलाते हैं तो सोचता है क्रांति में ईश्वर मिलेगा। तो वह व्यक्ति जब सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घरों से, जैसे इमरजेंसी में जो गिरफ्तार हुआ है, जी, जी, उसके भाई और उसकी माँ को पता नहीं वो कहाँ है। जी। और वो तो जब छापा पड़ता है पुलिस का, जी, उनके आगरा में, तब उनको पता चलता है कि अरे उस पर केसेस हैं और कहाँ होगा। तो ढूंढते हुए आते हैं तो पता चल जाता है। तो उसने घर छोड़ दिया, घर से संपर्क नहीं रखा है एमबीबीएस के क्लासेस के बाद से ही। और फिर उसने अपना पूरा जीवन दे दिया, पूरे जीवन, हाँ, तो समाज को दे दिया। तो यह था कि भाई इस तरह के लोग क्या होते हैं क्या, क्योंकि उसमें कई जो पात्र हैं जो बहुत सारे अपने को क्रांतिकारी घोषित किए हुए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रति मेरी कोई अवमानना की भावना नहीं है, जी, जी, जी। लेकिन बहुत सारे लोग अपने को छात्र जीवन में क्रांतिकारी मानते हैं, जी, जी, किंतु वे कामकाजी जीवन में चले गए। किंतु यह व्यक्ति जो है सो उसी में अड़ा रहा। तो भी कहते हैं यार ये तो अलग मिट्टी का बना हुआ, अलग मिट्टी का बना। ये लोग कहते हैं कि भाई तो अलग मिट्टी के लोग हैं, तो कबीर की परंपरा के लोग हैं, तो कबीर तो अलग हैं। तो कौन सा तार से इनको बुना गया है, कौन सा बनाया गया, हाउ हैज मेड। जैसे आप पढ़ेंगे तो हाउ द स्टील वाज टेम्पर्ड करके एक नॉवेल है, जी, जो रशियन रिवॉल्यूशन पर है कि मनुष्य को इस्पात में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। और उसी तरह यदि कहा जाए तो फिर कबीर के शब्दों में कि जो घर जा रहे आपने चले हमारे, तो ही जो डॉक्टर अमिये का जो पूरा कैरेक्टर है, पूरा जो चरित्र की निर्मित हुई है, वो कहीं ना कहीं कबीर के साथ उसका एक जुड़ाव है, उस परंपरा के। गांधी जी को मानता है, मार्क्स को मानता है, चे गुवेरा को मानता है, जी, जी। जयप्रकाश के साथ है, तो उसका तो, और स्वयं उसका अपना बैकग्राउंड, अपनी वैचारिकी का है, निर्मित होता है। तो इस प्रकार से कबीर तो क्रांतिकारी कवि माने हैं, सब जगह है, प्रेम के भी कवि है। और चलते चलते समय का अभाव है, और तो हम एक बात और, प्रेम की बात हो गई, डॉक्टर अमिये के भीतर प्रेम की जो ज्वाला है और प्रेम का जो रस है वो कबीर की तरह है। और माता के साथ अपना जो पत्र व्यवहार है, उस प्रेम को गढ़ने में आपको कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ा क्या? एक्चुअली मैंने डॉक्टर अमिये जिस पात्र पर आधारित है उनके बहुत सारे लेख, जी, मैंने जब मटेरियल जुटाया, जी, तो उस मटेरियल में वह भी शामिल था, जी। और दरअसल वह पत्र उन्होंने लिखा भी था, जी, किंतु वह पत्र पोस्ट नहीं किया था, जी। तो पत्र जो है सो उनके एक लेख में मुझे मिल गया था, तो मैंने कुछ उसमें जोड़ घटाव गुणा भाग करके
उस पत्र का इस्तेमाल कर दिया था, जो यथार्थ है वो लेकिन फिक्शन नहीं है। आपने यथार्थ की कल्पना की और यथार्थ को आपने लिखा, लेकिन यथार्थ इतनी सहजता के साथ, इतनी सरलता के साथ डॉक्टर अमिय के चरित्र के साथ कि एक क्रांतिकारी जो अपना पूरा सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर देता है समाज के लिए, लेकिन वो भी माँ के साथ कुछ दिन रहने के प्रति उसकी जो एक इच्छा है, वह किस रूप से बलवती इच्छा रहती है। क्योंकि मुझे लगता है जब उम्र बढ़ती है, जैसे एक कहावत है हमारे यहाँ जी, कि जी। जोगी जब बूढ़ा होता है तो जी। घर की ओर दौड़ता है। जी, जी, जी। जब आदमी की उम्र बढ़ती है तो शायद उसे पीछे दिखाई पड़ता है कि मैंने बहुत सारी चीजें नहीं मैं कर पाया था, जी। घर के प्रति मेरी जवाबदेही थी, मैं नहीं कर पाया था। ऐसा कुछ होता होगा, रिफ्लेक्ट होता होगा। जी, जी, जी। जैसे लगता है, चूंकि बचपन से हम सुनते थे जोगी घर घर लौटता है, तो संभव है कि इस तरह की बात लिखते समय मेरे दिमाग में आई हो कि आदमी देख रहा है कि अरे भाई माँ मेरी थी और मैंने माँ को भी कितना दुख दिया, मेरा काम था माँ की सेवा करना। जी, जी। इससे उसमें है कि माँ मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर पाया, जी, एक जी। रहता है। और बातचीत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और बहुत बातचीत भी करनी है और बहुत बातचीत होगी भी इस उपन्यास पर। और अच्छा लगा आपसे बात पूरा करके। हिंदी समाज ने इस उपन्यास को बहुत अपना सा बना कर लिया है। और मैं कहूँ तो इस उपन्यास के माध्यम से आप एक लोकधर्मी रचनाकार के तौर पर हमारे बीच हैं, जो समाज की समस्याओं का बहुत सूक्ष्म अवलोकन करते हैं और यथार्थ को कल्पना के साथ और एक रचनात्मकता के साथ उसे आप अपनी उपन्यास विधा में आपने प्रस्तुत किया है। और आप आए इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जी, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, आपने मौका दिया।